इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भारत की ऋतुओं के बारे में। अगर हम भारत की ऋतुओं के बारे में बात करें तो भारतीय मौसम विभाग 4 प्रकार की ऋतुएं बताता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, कूल सीजन। अब हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले शीत ऋतु, विंटर सीजन। जैसे पता है कि नवंबर के जो ये मध्य में ये शुरू होता है, ये जो ऋतु है, ये सीजन है, और मार्च में ये समाप्त हो जाती है। अगर इस पूरी ऋतु के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो ठंडा महीना है वो जनवरी होता है। कैलेंडर के अनुसार स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, अधिक दैनिक तापांतर तथा ठंडी एवं मंद गति से चलने वाली उत्तर पवनें इस ऋतु की मुख्य विशेषता है। जब भी हम ऋतुओं की बात करते हैं, हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे और वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। शीत ऋतु में आपको पता है तापमान हमेशा नीचे चला जाता है, और विशेषतः उत्तर भारत। यहाँ उत्तर भारत की क्यों बात की है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सदा पूरे साल लगभग क्या है, समान तापमान रहता है। तापमान में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता। लगभग 5 से 6 डिग्री का ही अंतर सर्दी और गर्मी में देखने को मिलता है। इसलिए हम उत्तर भारत की बात करते हैं कि उत्तर भारत में विशेषतः तापमान शीत ऋतु में बहुत नीचा चला जाता है, और उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रात के समय तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, यानी वहां पर जो तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। 0 डिग्री वो तापमान है जहाँ पर क्या पानी है वो जमना स्टार्ट कर देता है, यानी हिम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और 0 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक, हिम प्लस अंक, यानी वो तापमान जहाँ पर क्या है, जो जल है वो जमना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम हिमांक कहते हैं। और कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे चला जाता है। जनवरी तथा फरवरी जो है सबसे ठंडे महीने हैं। उत्तर विशाल जो मैदान में जो तापमान है वो 12.5 डिग्री से 17.5 डिग्री के बीच में रहता है। और जो दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ तापमान जो एवरेज तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यानी जो दक्षिण भारत है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर हमें ऋतुएं खास देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वहाँ मिलेगा। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर तापमान नीचे हो जाता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर क्या है, जो तापमान है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। अब हम वायुदाब और पवनों के बारे में बात करेंगे। वायुदाब जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। आपको पहले ही बताया गया है कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, यानी तापमान और वायुदाब में उल्टा रिलेशन है। जहाँ तापमान अधिक मिलेगा वहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो उत्तर भारत में तापमान क्या है, कम है, तो वायुदाब क्या होगा, अधिक। यानी उत्तर भारत में कैसा वायुदाब मिलेगा, एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई एयर प्रेशर होगा, उच्च वायुदाब पाया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्यतः यानी एवरेज जो नॉर्मल जो वायुदाब है वो 1015 से 1020 मिलीबार वायुदाब मिलता है। जबकि दक्षिण भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में जो अपेक्षाकृत कम वायुदाब पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हवाएं हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो हाई एयर प्रेशर कहाँ है? उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे राजस्थान हो गया। राजस्थान का जो पोर्शन है वहाँ पर हाई एयर प्रेशर है। और जो लो एयर प्रेशर कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में, अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में। तो हवाएं क्या है, भारत के क्या है, जो
उत्तर पश्चिम या उत्तर भाग से क्या है, किस ओर जाएगी, समुद्र की ओर क्या है, आएगी। हमेशा जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर से वायु चलने लगती है। वायु प्रवणता कम होने के कारण ये पवनें मंद गति से चलती है। अगर एयर प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो हवाएं तेज चलेगी। अगर एयर प्रेशर में यानी वायुदाब में कम परिवर्तन आ रहा है तो क्या है, हवाएं मंद गति से चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जो वायुदाब में बहुत कम धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो हवाएं हैं वो बहुत ही मंद गति से चलती हैं। अगर शीत ऋतु में बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पहलू है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के आगमन के कारण वायुदाब और पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। और इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो स्नोफॉल होती है यानी बर्फबारी होती है। और जो हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, तो इन क्षेत्रों में जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। यानी इन क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। वैसे ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कौन से क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, ये भूमध्य सागर के निकटवर्ती प्रदेश से उत्पन्न होते हैं और वहाँ से ये चलते चलते ईरान, पाकिस्तान को पार करते भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश करते हैं। यानी अगर आपसे पूछे जाए पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं तो आप भूमध्य सागर कहोगे। भूमध्य सागर से ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और वहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ये प्रवेश करते हैं। फिर चक्रवात, इस ऋतु में एक माह में 4 से 6 चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं। अगर हम चक्रवातों की संख्या की अगर बात करें, नवंबर में 2 आते हैं, दिसंबर में 4, जनवरी में 5, फरवरी में 5, मार्च में 5, अप्रैल में 5 और मई में 2 आते हैं। यानी ये कैंड्यू एक विद्वान है जिन्होंने चक्रवातों की संख्या के बारे में बताया। वर्षा, जो इस समय जो हवाएं चलती है उन हवाओं को हम कहते हैं शीतकालीन मानसून पवनें। यानी विंटर सीजन में जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम विंटर मानसून विंड कहते हैं, शीतकालीन मानसून पवनें कहते हैं। और ये जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है और जिसकी वजह से क्या है, स्थल भाग से समुद्र के भाग से चलने की वजह से इन हवाओं में आर्द्रता नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती और ये जो हवाएं हैं वो वर्षा नहीं करती। लेकिन जैसे ये पश्चिम बंगाल को पार करके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाएगी ये हवाएं, तो इन हवाओं को क्या है, नमी प्राप्त होगी। और ये जो नमी है वो कौन से इलाके में, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर पूर्वी घाट आएगा। पूर्वी घाट से टकरा कर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती है। ये वाला जो क्षेत्र है उन्हें हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कोरोमंडल तट। यानी शीतकालीन जो मानसून पवनें हैं उन पवनों से जो बारिश है वो कौन से क्षेत्र में होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी जो केरल का भाग आता है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में जो हवाएं प्राप्त होती है वो किसकी वजह से, जो वर्षा प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा प्राप्त होती है। और वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन फिर भी ये गेहूं की जो फसल है या रबी की फसल है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरी जो हमारा जो ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। जैसे आपको पता है कि इससे पहले शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु के जस्ट बाद ग्रीष्म ऋतु आती है।
मध्य मार्च से स्टार्ट हो जाती है और जून तक जो ऋतु रहती है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आपको जैसे पता है कि इस समय तापमान हाई होना शुरू हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम रहती है। इसकी मुख्य विशेषता यानी उस तापमान और कम आर्द्रता इस ऋतु की मुख्य विशेषता है, जिसकी वजह से उसको हॉट ड्राई समर सीजन भी कहते हैं, उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो जून के समय जो सूर्य किरणें सीधे कौन से रेखा पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और जिसकी वजह से क्या है, जो जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी उन क्षेत्रों में तापमान क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो इस क्षेत्र पे सीधी पड़ती है। मई के माह में तापमान 41 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मई जून में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप राजस्थान की बात करते हैं, जैसे जैसलमेर का जो क्षेत्र है या फिर जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुँच जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है, जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पड़ता है। यानी जो दक्षिण भारत है वहाँ पर तापमान ग्रीष्म और शरद ऋतु में सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में खास ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वायुदाब तथा पवनें, लगभग सारे देश में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। आपको पता है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जब सूर्य किरणें सीधे पहुंचती है तो तापमान अधिक हो जाता है। आपको पता है तापमान और एयर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। अगर तापमान हाई है तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी लो प्रेशर कहाँ बन रहा होगा, राजस्थान के क्षेत्र में, जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा होता है। और हाई प्रेशर कहाँ बन रहा होता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या हिंद महासागर में ये हाई प्रेशर बन रहा होता है, और यहाँ से हवाएं का किस ओर आती है, ये हवाएं उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तरी भागों की ओर आती है। इस ऋतु में कुछ हवाएं चलती हैं जिनको हम कुछ नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले लू, आप सब जानते हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत में जो बहुत अधिक तापमान वाली जो स्थानीय हवाएं, यानी स्थानीय यानी बहुत ही कम क्षेत्र पर चलने वाली यानी लोकल जो विंड है उन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये हवाएं बहुत ही ड्राई होती है, शुष्क होती है, और बहुत ही गर्म यानी उष्ण हवाएं होती है, और इन्हें हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। कभी कभी इन हवाओं से क्या है, वो आंधियाँ और तूफान आते हैं, और इन हवाओं की जो स्पीड है वो 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। ऐसी ही गर्म हवाओं को बंगाल में काल वैसाखी नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, लू किसे कहते हैं, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी किसे कहते हैं। वर्षा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, परंतु हम यूँ नहीं कह सकते कि बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है। अगर हम वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो उसका 1% हमें ग्रीष्म ऋतु में बारिश प्राप्त होती है। असम में मई में होने वाली जो वर्षा है, मई में जो बारिश होती है उस बारिश को हम चाय वर्षा कहते हैं, टी शावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बारिश है वो चाय, पटसन और चावल के लिए बहुत उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा जो असम का जो क्षेत्र है वो चाय के लिए फेमस है, तो ये चाय के लिए क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसको टी शावर कहते हैं। सेम जो गर्मियों में जो बारिश होती है केरल और कर्नाटक में, यहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है कोस्टल क्षेत्र में, और जो आम की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। कर्नाटक और उसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होती है, और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है, और ये जो बारिश होती है वो कॉफ़ी के फूलों को उगने में बहुत
मदद करती है, इसलिए इसको फूलों वाली बौछार कहते हैं, चेरी ब्लॉसम शावर कहते हैं। हमने अभी तक 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु। जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की ऋतुओं के बारे में वर्णन कीजिए या बताइए, तो आपको क्या है, इन चारों ऋतुओं के बारे में ही बताना है।